हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 6.2 चल रही है, प्रश्नावली कौन सी चल रही है 6.2, उसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। 3 क्वेश्चंस नहीं है उस एक्चुअल में, आपको बताओ तो छठे के अंदर 3 सवाल थे। 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं आपके इस एक्सरसाइज के 6.2 के। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर लेते हैं और कल की क्लास में हम कर लेंगे 15 से लेकर 19 तक। तो ज़्यादा कोई काम बचा हुआ ना, आज 6 क्वेश्चंस कर लेते हैं और कल हम कर लेंगे कितने क्वेश्चंस आपके 5 क्वेश्चंस कर लेंगे और लेक्चर हो जाएगा खत्म। थोड़ा सा बेसिक ज़्यादा है, 6.3 में इतना बेसिक्स नहीं है। ये सवालों में थोड़ा वर्ड में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे आपके सामने सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में 0 और π/2 शामिल है, मैं y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है, शामिल है तो थीटा वर्धमान ही बोला। वर्धमान का मतलब है जब हम इसका f डैश x निकालेंगे तो ओवरऑल जो ये क्वेश्चंस आपके ओवरऑल जो आपका f डैश x बचना चाहिए वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अच्छा तो ध्यान दो, आराम से, ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। y नहीं लिख कर मैं इसको लिख रहा हूँ fx, तो आपके पास fx की वैल्यू है साहब 4 sin थीटा। कितना है? 4 sin थीटा अपॉन में है आपके पास 2 प्लस कोस थीटा और माइनस में है थीटा। अवकलन करना है और वो भी थीटा के सापेक्ष करना है, क्योंकि पूरा ही थीटा है तो थीटा के सापेक्ष। ठीक है, ये एफ एक्स नहीं लिखकर मुझे इसको एफ थीटा बोलना चाहिए। एफ एक्स नहीं बोल, क्या बोलना चाहिए? एफ थीटा बोलना चाहिए। तो इसका जब मैं एफ डैश थीटा निकालूंगा तो मेरे हिसाब से इसका तो यू अपॉन वी बनना है। शायद सारे बच्चे इस बात से एग्री हैं कि यहाँ तो सर u गुणा क्या बनेगा? v बनेगा। और ये 4 बार एक बार रख देता हूँ 4, या 4 रखो तो साथ में रख दो, कोई समस्या वाला काम नहीं, रख दो। चलो तो एक काम हो सकता है, या तो 4 बार ही रहने दो, पूरा 4 बार रहेगा। तो ये है साइन थीटा अपॉन, तो नीचे वाला रहता है u अपॉन v का हो गया, तो 2 प्लस कोस थीटा एज इट इज रहेगा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला साइन थीटा एज इट इज रहेगा और नीचे वाले का अवकलन, 2 का अवकलन 0 और कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और बटा में हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया, इसका अवकलन हमने माइनस थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। ध्यान दे साहब, हमने क्या किया? हमने 4 को बाहर रख दी। चलो सर, 2 प्लस कोस थीटा इज इट इज साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, फिर सूत्र वाला माइनस u अपॉन v में, फिर साइन थीटा एज इट इज 2 प्लस कोस थीटा का अवकलन, तो 2 का अवकलन 0, कोस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, तो प्लस माइनस माइनस का साइन थीटा, नीचे वाले होल स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट बंद हो गए, और माइनस का 1। जिस दिन आप थोड़ा सा इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो एफ डैश थीटा बराबर, ठीक है, तो बनेगा क्या? थोड़ा ध्यान देना आप लोग। आपके पास ये बन जाएगा, 4 तो बार आपके चल रहे हैं, अंदर गुणा करवाओगे तो ये बन जाएगा 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा, और प्लस में ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो प्लस का क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, और बटा में है आपके पास 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। उम्मीद है प्रत्येक लालू और लाली को यहाँ तक बात समझने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी। बोलो सर, अभी तक तो बेसिक सा काम किया, और यहाँ पर अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डैश थीटा बराबर 4 बार रहने दूँ, बिल्कुल, और ये है 2 कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बन गया है? 1, और बटा में 2 प्लस कोस थीटा। जितना सोल्व हो सकता है उतना सोल्व करेंगे और लास्ट में फाइनल उत्तर आपको मिल जाएगा, और माइनस 1 तो साइड में चल रहा है। अब 4 को अंदर गुणा करवा दो, तो एफ डैश थीटा बराबर 4 को 2 से गुणा करवाओगे तो ये 8 कोस थीटा हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 1। ये 4 इससे गुणा मत करो ना, केवल ब्रैकेट के बाहर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास एफ डैश थीटा बराबर इसके बटा में 1 है, तो पूरे का जो एलसीएम आएगा वो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका इसमें भाग एक बार, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, तो 8 कोस थीटा प्लस का 4 माइनस का, ये इससे गुणा हो जाएगा तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। देखो साहब, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है।
अब तो ज़्यादा काम है ही नहीं आपको, तो नीचे तो होल स्क्वायर खोलना ही मत, नीचे तो वैसे भी स्क्वायर धनात्मक आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। तो ये बनेगा एफ डैश थीटा बराबर, ये बन गया 8 कोस थीटा प्लस का 4 माइनस, ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2ab, 2a का मतलब 2 और b का मतलब कोस थीटा और प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके पास आइडेंटिटी लगा के काम हुआ है, सर कोई ज़्यादा मुश्किल काम हुआ नहीं अभी तक। थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, तो एफ डैश थीटा बराबर ये हो गया 8 कोस थीटा प्लस का 4 माइनस जाएगा तो माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 कोस थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही तो होगा, यही तो है ना, कोई ज़्यादा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समस्या वाला काम तो नहीं। हाँ साहब यही है, या तो हो गया, ठीक है सर। और बटा में बच जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहां से एफ डैश थीटा बराबर कुछ वैल्यू ऐसी जो कट जाएगी, 4 से 4 कट गया और इस 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा जाएगा तो 4 कोस थीटा बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का बच गया कोस स्क्वायर थीटा, बटा में बच गया 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कोस थीटा कॉमन ले लो, इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता, तो कॉमन ले लेंगे तो कोस थीटा जिस दिन आप कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 4 माइनस का कोस थीटा अपॉन में 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू बचेगी। अब जैसे आपने कल 7वां सवाल किया था वैसा का वैसा ये सवाल है। इसके बाद आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़े से पता होने चाहिए। पहले बात तो मैं ये समझना चाहूँगा प्रत्येक लाल और लाली से कि क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई क्या। 1 मिनट, ये थोड़ी सी लाइन आपको अटपटी लगेगी, थोड़ा सा ढंग से लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, है ना। 1 मिनट साहब, 1 मिनट, ये लो सब, थोड़ा दिखने में ना अच्छा लगे, वरना लाइन थोड़ी सी अटपटी थी। तो वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कभी लाइनों से तो, लेकिन कोई समस्या नहीं यहाँ पर। ये लो सब, पहला काम हमने एक बढ़िया तरीके सोचा, पूरा फलन जो है वो थीटा के रूप में है तो हमने इसका थीटा के रूप में अवकलन कर दिया। फलन ही हमने अब थीटा के रूप में मान लिया, अवकलन 4 को बाहर रख दिया, u अपॉन v लगाया, गुणा भाग करते गए, यहाँ के बाद एलसीएम लिया, गुणा भाग कट कटा के वैल्यू ये बची, ये बचा। अब रही बात, आपके पास ये एक थीटा जो है वो दे रखा है, यहाँ पर जो थीटा बिलोंग कर रहा है आप लिखेंगे चूंकि थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। क्या इस बात से सारे सहमत हैं? थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। अब 0 से π/2 का मतलब होता है पहला चतुर्थांश, 0 से π/2 का मतलब होता है पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में तो वैसे भी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। मैं आप लिखेंगे जो कोस थीटा है ना, वो कोस थीटा तथा, ये ऐसे लिख दो इसको, कोस थीटा 0 से बड़ा होता है तथा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर भी 0 से क्या होगा, बड़ा। 0 भी हो सकता है, 0 लेना शामिल, क्योंकि अगर आप π/2 रखेंगे, 90 जब रखते हैं ना तो कोस 90 का मान होता है आपके पास कितना, 0 होता है। कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो 0 शामिल है। जिस दिन हम यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे ना तो ओवरऑल पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो एफ डैश जो थीटा है ना वो 0 के बराबर भी आ सकता है, कोई समस्या वाला बात नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया कि 0 से π/2 में जो ये कोस थीटा है वो तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और मैंने पहले ही बोला था जिसके ऊपर घात 2 लग गई, जो आपको स्क्वायर दिखाई दे वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो क्या होगा, हमेशा ही आपका पॉजिटिव होगा। इस बात से सारे सहमत हो। तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर भी आपका 0 से बड़ा होगा। 0 शामिल इसीलिए करना है क्योंकि आपको जो वर्धमान बोला गया है ना, तो वर्धमान फलन में आपको 0 शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 दे सकता है। जिस दिन आपने थीटा की जगह π/2 रखा, यहाँ चाहे कुछ भी आए, यहाँ तो कुछ ना कुछ मान तो आएगा, और यहाँ पर आप कोस थीटा जब रखेंगे कोस π/2 0 हो जाएगा, 0 बटा कुछ भी ओवरऑल 0 बन गया। इसका मतलब जिस दिन आप 90 डिग्री रखेंगे उस दिन एफ डैश थीटा
वो 0 के बराबर भी आ जाएगा, और कुछ और रखेंगे इसके बीच में तो वो 0 से बड़ा भी आ सकता है। इसका मतलब कभी तो 0 से बड़ा आएगा और कभी 0 के क्या आएगा, आपके बराबर आएगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लालियों को ये बात तो यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, दूसरी बात साहब ये है कि अगर ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक है तो फिर ये भी धनात्मक होना चाहिए, तभी तो ओवरऑल वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, थीटा। और रही बात 4 माइनस कोस थीटा, जो कोस थीटा होता है ना उसका जो परिसर होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। कोस थीटा का जो परिसर होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। तो 4 माइनस कोस थीटा आप करते जाएंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू लेंगे इसके बीच की आएगी, हमेशा ही क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं, ये आपने लिया तो आपको ये पता है कि ये जो कोस थीटा है, कौन सा कोस थीटा, ये वाला, वो -1 से लेकर 1 के बीच का होता है। इस बात से सारे सहमत हो, बिल्कुल। और कोस थीटा यहाँ माइनस पे है तो आप अगर इसको माइनस में बदलेंगे, जिस दिन मैं इसको माइनस का कोस थीटा लिखूंगा तो इनइक्वलिटीज वाला जिस दिन रूल लगेगा ये शकल आपकी घूम जाएगी, ये शकल क्या हो जाएगी, आपकी घूम जाएगी। -1 हो गया और इधर भी क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया। और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। 4 जोड़ूंगा तो मुझे 4 इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो -1 में मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा और 4 माइनस ये कोस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 + 4। जिस दिन ओवरऑल वैल्यू सोल्व करोगे तो ये 3 बनेगा और ये बन जाएगा 4 माइनस का कोस थीटा और ये बन जाएगा 5। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 4 माइनस कोस थीटा 3 और 5 के बीच का आ रहा था, ये तो धनात्मक ही है आपके। अरे 3 और 5 के बीच का आ रहा था, धनात्मक नहीं है क्या? इसको मैं बढ़िया तरीके से आपको और लिखवा देता हूँ, समझने का प्रयास करें सब, इधर ध्यान दें। ठीक है, मैं बढ़िया तरीके से आपको लिखवा देता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि जो कोस थीटा होता है ना, जो कोस थीटा होता है वो -1 से लेकर 1 के बीच का होता है, जिसमें -1 भी शामिल होता है और 1 भी शामिल होता है। इस बात से सारे एग्री हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि ये बात तो आपको पता है। क्योंकि देखो आपने इसको धनात्मक सिद्ध कर दिया, इसको धनात्मक कर दिया, ये धनात्मक हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू अगर धनात्मक है और 0 भी है, इसका मतलब f' थीटा क्या 0 या 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा होने का मतलब ये सिद्ध हो जाएगा कि संपूर्ण थीटा 0 से π/2 में ये कौन सा फलन है, आपका एक वर्धमान फलन है। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। लेकिन मुझे तो 4 माइनस कोस थीटा थी, तो मैं इसको थोड़ा सा जिस दिन आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है वो कोस थीटा इसमें माइनस में, तो इसको मैं पूरे से माइनस से गुणा करवाऊंगा। पूरे समीकरण को क्या करवाऊंगा, माइनस से गुणा करो। तो पूरे समीकरण को जिस दिन माइनस से गुणा करवा दिया तो ये माइनस वाला किस में बदल जाएगा, प्लस में। किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और ये बदल जाएगा आपके पास माइनस का कोस थीटा और ये बदल जाएगा -1 के अंदर, ये बदलेगा। लेकिन आप सबको पता है ये शकल घूमेगी, अरे शकल घूमेगी, ये आपको बताओ। तो माइनस जिस दिन माइनस से गुणा करवाते ये माइनस वाला ये इधर चेंज हो जाएगा, इनकी शकल तो चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी। इनकी शकल क्या हो जाएगी आपके पास, ऐसी हो जाएगी, क्योंकि माइनस का पक्षांतरण करते इन इक्विलिटीज के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। ये आपने किया। इसके बाद जब आप इसको बढ़ाएंगे तो आगे ऐसा लिख सकते हैं, तो मुझे इस पूरे समीकरण 4 जोड़ना पड़ेगा, तो इस 4 + a करना पड़ेगा इधर, तो ये 4 माइनस का कोस थीटा हो जाएगा और ये माइनस का 1 प्लस का 4 हो जाएगा। जिस दिन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 4 और 1 ये कितना हो गया, 5। ठीक है, ये बन गया आपके पास 4 माइनस का कोस थीटा और ये बन जाएगा आपके पास कितना, 3। तो उम्मीद है यहाँ आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने क्या किया। ये जो चीज़ है वो भी तो धनात्मक है, 3 और 5 के मान का बीच में क्या होता है, धनात्मक होता है। आप लिखेंगे चूंकि f' थीटा 0 या 0 से बड़ा है अतः फलन वर्धमान होगा, अतः फलन वर्धमान होगा। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी भाई। आपको जो ये गुणा वाला करवाया ना, ये तो 11वीं क्लास का टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक पहुँचने में कोई ज़्यादा समस्या हुई थी यहाँ तक। यहाँ के बाद तो 0 से π/2 में क्या है, कोस थीटा धनात्मक ही होता है और 2 + कोस थीटा का होल स्क्वायर है। जब घात 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा ही धनात्मक ही उत्तर देता है, तो ये भी धनात्मक। अब मुझे इसको धनात्मक सिद्ध करना, तो इसके लिए थोड़ी सी माथापच्ची की। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और डाली को बात समझ में आ जानी चाहिए। f' थीटा 0 या 0 से बड़ा अतः फलन वर्धमान होगा। 0 क्यों है, जिस दिन आप π/2 रखोगे ओवरऑल फलन 0 बन जाएगा, तो 0 शामिल करना पड़ेगा। और शामिल किया हुआ है, वैसे भी इसने बोला है कि आप शामिल करो, तो शामिल वाला है। तो उम्मीद है आपको कोई लेक्चर में परेशानी रही नहीं होगी। नम्मा एग्जाम्पल आपके एकदम
ज़हन में बैठ जाना चाहिए, बढ़िया तरीके से दिमाग में छप जाना चाहिए। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से बिना देखे लिखो। स्क्रीनशॉट लेना जरूरी, आप बिना देखे करें, जब अटक जाए तो स्क्रीनशॉट में देख लें। बोलो साहब, ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई, नहीं लगी हो सब, यहां तक तो मैं पहले कह रहा हूं, कोई समझाने का मतलब नहीं, अवकलन किया u/v लगा के करते करते यहां पहुंचा। और कोस थीटा वैसे भी 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में 0 से बड़ा होता है। और ये वैसे भी स्क्वायर है, चाहे किसी चतुर्थांश में होगा तो स्क्वायर आते ही वो धनात्मक ही है, ध्यान रखना, वो तो 0 से बड़ा ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो ये 0 से बड़ा हो गया। अब इसको अगर 0 से बड़ा कर दूं तो ओवरऑल तीनों की तीनों वैल्यू धनात्मक, तो ये धनात्मक, तो ये अपने आप ही धनात्मक और ये अपने आप ही धनात्मक, तो पूरा का पूरा कंप्लीट जो फलन है वो थीटा एक वर्धमान फलन हो जाएगा। तो हमने डिसाइड भी कर दिया है, ये देख लो 0 से बड़ा। वरना इतनी माता बच्ची नहीं लिखो तो सिद्ध करने वाला बोला तो सीधा लिख देना, क्योंकि 4 - cos थीटा भी 0 से बड़ा है। लेकिन मेरा तो काम है पूरा समझाना, तो मैंने लिखा है ये परिसर होता है, फिर माइनस से गुणा करवाए तो माइनस वाला प्लस बदल गया, प्लस वाला माइनस बदल गया, शक्लें घूम गई। और ज़्यादा कोई शक्ल घूमी नहीं, वापिस सेम ही आ गया, देख लो, क्योंकि शक्ल तो सेम हो जाएगी ऐसी। ठीक है, गुणा भाग करवा के होगी। और यहाँ पर 4 - cos थीटा 3 और 5 के बीच का मान है, 3 और 5, 3 और 5 के बीच का मान, 3 और 5 खुद भी शामिल है, 3 और 5 क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ओवरऑल धनात्मक आ गया। f' थीटा 0 या 0 से बड़ा आते फलन वर्धमान होगा। बिना कोई दिक्कत के अगर किसी लाल और लाली को बात समझ में नहीं आई तो बोलिए सर, बोलो सर कि सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी। उम्मीद है आपको नम्मा क्वेश्चंस एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठ गया होगा। शानदार तरीके से हमने कंसेप्ट लिख रखे, बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। आज के लेक्चर में ज़्यादा कोई बड़े क्वेश्चंस नहीं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से ये देखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया, एक छोटा सा क्वेश्चन से कोई एक नंबर में पूछ लेगा आपसे, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान होता है। पहली बात तो लघुगणकीय फलन का मतलब होता है f(x) बराबर log x। ठीक है, f(x) बराबर log x, ये लघुगणकीय फलन होता है। और लघुगणकीय फलन की एक खास बात ये होती है कि इसमें हमेशा याद रखना है कि x हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये फिक्स पैटर्न है, ध्यान रखना। x 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि जो लघुगणकीय फलन होता है ना, इसका जो प्रांत होता है वो 0 से लेकर अनंत तक होता है। इसका जो प्रांत होता है ना वो 0 से लेकर क्या तक होता है, अनंत तक होता है। तो आपको इसमें 0 शामिल ही नहीं करना। log x के लिए हमेशा फिक्स पैटर्न है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी। तो अब आप इसका अगर f' निकालेंगे, f(x) बराबर, तो आपको ये पता है कि f' बराबर log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। क्या इस बात से सारे सहमत हो? और अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप लिख सकते हो कि चूंकि f' 0 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर x 0 से बड़ा है तो नीचे तो आप 0 कभी रखोगे ही नहीं। अगर आपने x की वैल्यू 1 रखी तो 1/1 1 आ गया, 2 रखी तो 0.5, मतलब 0 से पीछे कभी जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि 0 खुद अगर x जो है वो 0 से बड़ा है तो आप जब माइनस रखोगे ही नहीं तो माइनस आएगा कहां से, हमेशा 0 से बड़ा ही मान आएगा, हर बार 0 से बड़ा आएगा। और 0 रख नहीं सकते, 0 अनंत हो जाएगा, और 0 हमेशा 0 से बड़ा। इसलिए लघुगणकीय फलन, इसलिए लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में, इसलिए लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान होगा, 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सर, कोई एक नंबर का आपसे पूछ सकता है बोर्ड में, तो आपको ये बात इतनी सी लिखनी है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। आपको ये पता है कि लघुगणकीय का मतलब होता है f(x) बराबर log x। log x कोई लघुगणकीय फलन बोला जाता है। और फिक्स एक पैटर्न है, यहाँ जो x लिखा है वो 0 से बड़ा, क्योंकि log में कभी माइनस आ ही नहीं सकता। x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो f' 1/x। तो आप x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रख रहे हो, 0 से पीछे जा ही नहीं रहे हो, 0 से बड़ी वैल्यू कौन होती है, धनात्मक वैल्यू हो रही, तो आप यहाँ कुछ भी रखोगे हर बार वैल्यू धनात्मक ही देगा, ये धनात्मक देगा। इसका मतलब f' 0 से क्या है, बड़ा, हर बार धनात्मक देगा। अतः इसलिए लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में निरंतर वर्धमान होगा। 0 शामिल मत कर देना, 0 यहाँ रख ही नहीं सकते आप लोग, क्योंकि वैल्यू 0, क्योंकि 0 रखती 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित रूप। कौन सा रूप, अपरिभाषित रूप, और अपरिभाषित रूप आपको कभी बनाना ही नहीं। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 10 बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और एक प्यारा सा छोटा सा सवाल है आपके सामने, कोई ज़्यादा माता बच्ची वाला काम है नहीं। आज का लेक्चर वैसे भी सिंपल है, अगर आप 90 सवाल को देखें वो शानदार सवाल था, और ये तो सिंपल सा सवाल, सारे छोटे छोटे सवाल।
तो क्या मैं सवाल खत्म कर दूं? ये आप कर लोगे, सिंपल सा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, एकदम बेहतरीन तरीके से हो गया। बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया, अब थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना, पता नहीं किन किताबों में क्या लिख रखा है, किन में, आप यहाँ पढ़ लें। सिद्ध कीजिए कि -1 से 1 में, मतलब -1 और 1 शामिल नहीं है, f(x) बराबर x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान और न ही ह्रासमान। मतलब ये जो अंतराल है ना, -1 से लेकर 1 के बीच में फलन ना तो वर्धमान होना चाहिए, ना होना चाहिए आपका ह्रासमान। चलिए सब चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको सीमा तय कर दी है -1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे आपके f(x) की, तो आपके पास जो f(x) फलन है, f(x) तो है आपके पास x² माइनस का x प्लस का 1। तो पहला काम हमारे को करना पड़ेगा f(x) बराबर g। f(x) निकालो तो x² का अवकलन हो गया 2x माइनस x का हो गया 1 और अचर का हो गया 0। सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो f(x) बराबर ही हो जाएगा 2x माइनस 1। कुछ कॉमन वगैरह तो आ नहीं रहा है, तो इसको एक बार के लिए ब्रैकेट बंद कर दो, क्योंकि जो चिन्ह डिसाइड करता है ना, वो आपके f(x) सिद्ध करता है सर। यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। और यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, x के मान निकालने पड़ेंगे। आप लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर 0, f(x) को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2x बराबर, माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या रेखा बनेगी, संख्या रेखा के ऊपर जो बिंदु आने वाला वो आएगा 1/2। तो 1/2 रखते हैं, अपने आप ही क्लियरेंस आ जाएगा आपके सामने लास्ट में कि किसमें वर्धमान है, किसमें ह्रासमान नहीं, और ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान। देखते हैं सर। तो अगर आप यहाँ से संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की ये संख्या रेखा ड्रॉ की, और यहाँ लेना है माइनस का 1, यहाँ लेना है 1। जल्दबाजी में अनंतर मत ले लेना, माइनस अनंत प्लस अनंत ले लेना। पहले ही डिसाइड कर दिया है कि आपको जो वैल्यू लेनी है वो -1 से लेकर 1 के बीच की ही लेनी, और x की वैल्यू इसके बीच की आई थी 1/2। तो हमारे पास यहाँ आया है 1/2। पहली बात तो यहाँ चेक करना पड़ेगा f(x) चिन्ह कैसा दे रहा, प्लस या माइनस। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 से ऊपर इसके बीच में कोई मान रख के चेक करते हैं। अब 1 है ना, तो कोई भी मान आपने रखा, 0.6 रख दिया सपोज देर। 1 तो नहीं रख सकते ना, 1 तो आगे बहुत हो गया। 1/2 और 1 के बीच में कोई मान हमने रखा, 0.6 रखा। 0.6 जब आप यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू प्लस ही आने वाली, क्योंकि यहाँ बड़ा होगा फिर माइनस। 0.6 का मतलब 1.2 हो जाएगा गुणा होने, माइनस करोगे तो ये वैल्यू प्लस देगा, ये वैल्यू अपने आप माइनस देगा, क्योंकि इधर माइनस की वैल्यू होगी। तो माइनस का 0.6 मान लो, तो माइनस रखोगे तो ओवरऑल माइनस बन जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस का चिन्ह तो बड़ा सिंपल ही है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो ज़्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, ये तो आपके पास ये आ गया। अब आप अगर बात ध्यान से देखेंगे तो आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू -1 से अनंत, -1 से 1/2, ये शामिल नहीं करना, लेकिन 1/2 शामिल करना, क्योंकि वर्धमान की बात कर रहे हैं, ह्रासमान की तो शामिल होंगे ये तो -1 से 1/2 में f(x) 0 या 0 से बड़ा। हाँ, 1/2 में 0 हो सकता है, आप वैल्यू रख के चेक कर लो। यहाँ रखो, देखो 2 गुणा x की वैल्यू 1/2 रखो, -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 उत्तर दे रहा। तो वर्धमान आया तो आपको 0 शामिल करना पड़ेगा। अगर कहीं निरंतर लिख रखा है, निरंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ शामिल नहीं है, तो यहाँ आपको नहीं करना इसके बीच का अंतराल। ठीक है, जो दे रखा है। तो -1 से लेकर 1/2 में f(x) 0 से बड़ा है, तथा x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में, 1/2 से 1 में ये शामिल नहीं है, लेकिन ये शामिल है अरे सॉरी, यहाँ 0 से छोटा है भाई, माइनस का चिन्ह ना, सॉरी, 0 से छोटा है में f(x) 0 से और 0 के बराबर तो बड़ा है। तो आप एक बात बताइए, आपको अंतराल ये दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस अंतराल में फलन माइनस आ रहा है, इस अंतराल में फलन प्लस आ रहा है। तो एक बार तो फलन वर्धमान हो रहा है, एक बार फलन ह्रासमान हो रहा है। पहले ह्रासमान हो रहा है, फिर वर्धमान हो रहा है, तो फलन ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। ठीक है, एक काम करो, इसको बाद में लिख देना। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। जो बात है वो हमने जो पहले लिखा वैसे ही। ठीक है, ये लिखा, और आप लिखेंगे अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए।
कोई ज़्यादा मुश्किल काम था ही ना। 0 आपको 1/2 शामिल करना, जिस दिन 1/2 रख दिया आपने x का मान, ये 0 बन जाएगा और 0 शामिल करना। पहला पॉइंट तो यहाँ से हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में, 1/2 शामिल कर दो, 1 शामिल नहीं करना, मैं f डैश x 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से क्या है, बड़ा है, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। देखो मैं उल्टा ही उल्टा लिख रहा हूँ, दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है। इसमें तो वर्धमान होगा, ऊपर वाले में ह्रासमान लिखना, क्योंकि 0 से छोटा थी, ह्रासमान आएगा। क्या दिमाग लगा रहा हूँ यार, कभी कभी तो ऐसे होता है सर में पता नहीं क्या बातें चल रही होती, बोल कुछ रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ। देखो पहली बात तो आप ये समझो कि यहाँ से f डैश x बराबर 1/2 आया, अंतराल माइनस अनंत से अनंत मत ले लेना, -1 से 1 लिया, 1/2, ये वैल्यू प्लस दे दी, ये माइनस, वो माइनस दे रहा है। तो x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1/2 में, -1 से लेकर 1/2 में, और 1/2 शामिल है क्योंकि वर्तमान और ह्रासमान की बात करना है, तो जो बिंदु आता है उसको शामिल करना होता है। निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान में कभी शामिल नहीं करना होता है। तो 1/2 में f डैश x 0 या 0 से छोटा है, 1/2 शामिल, जिस दिन आपने 1/2 यहाँ रख दिया तो 2 गुणा 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 आएगा, तो f डैश x 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, यहाँ आपने रखा तो f डैश x 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में फलन ह्रासमान होगा, बिल्कुल ह्रासमान है। चूंकि x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 में, 1/2 शामिल है, मैं f डैश x 0 या 0 से बड़ा है, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान है। तो एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार फलन ह्रासमान हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है भाई, -1 से लेकर 1/2 में ह्रासमान है, 1/2 से लेकर 1/2 से लेकर 1 में वर्धमान है। तो -1 से लेकर 1 तक ना तो वर्धमान होगा ना ह्रासमान, क्योंकि एक ही इंटरवल, एक ही अंतराल में दो कंडीशंस नहीं चल सकती। आप लिखेंगे अतः, ये अर्थार्थ लिख दो ऐसे, अर्थार्थ -1 से 1 में फलन ने तो वर्धमान होगा और ने ही ह्रासमान होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं। अब एक ही अंतराल में, क्योंकि वो sin x वाले और cos x वाले कर रखे हैं, एक ही अंतराल में दो बातें नहीं चल सकती कि -1 से 1/2 में ह्रासमान हो रहा है, 1/2 से 1 में वर्धमान हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार ह्रासमान, एक बार वर्धमान, तो यहाँ से यहाँ तक ना तो वर्धमान ना ह्रासमान। क्लियर एकदम बातें आपके सामने लिख रखी। अब किताबों में क्या दे रखा भगवान जाने, मेरे को नहीं पता। यहाँ निरंतर हो तो अगर एक बात बता दो, अगर किसी किताब में निरंतर है आपके, सपोज दे यहाँ निरंतर होगा तो यहाँ चिन्ह शामिल वाला नहीं करना, ये ब्रैकेट लगा देना, और यहाँ 0 शामिल मत करना, यहाँ पर भी ये शामिल मत करना, यहाँ पर भी शामिल मत करना, बाकी सेम बात है, वो ही आ जाएगा। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे सवालों में आपको दे रखा। बाकी जो मैंने लिखा एकदम छानबीन करके पूरा सर्च करके लिखा है 2-3 किताबों में देखने के बाद, इंग्लिश मीडियम किताबों में, क्योंकि ज़्यादातर एनसीईआरटी रेफरेंस जो देती है वो इंग्लिश मीडियम का देती है। आपके पेपर में भी कहता है कि अगर हिंदी मीडियम कोई शब्द गलत आप इंग्लिश मीडियम से देख लें, इंग्लिश मीडियम को पहले रेफरेंस दिया गया, तो इसीलिए मैंने आपको करवा दिया। तो f डैश x निकला, x का मान 1/2, यहाँ से यहाँ माइनस, यहाँ से यहाँ प्लस, तो यहाँ से यहाँ ह्रासमान, यहाँ से यहाँ वर्धमान, तो यहाँ से यहाँ ना तो वर्धमान ना ह्रासमान, क्योंकि एक ही अंतराल के अंदर एक वैल्यू ह्रासमान हो रही है, एक अंतराल में वर्धमान हो रही है। तो इसका मतलब आपको क्लियर लिखना पड़ेगा, अर्थात -1 से लेकर 1 में, ये शामिल नहीं करना ना किताब में किया फलन न तो वर्धमान होगा और नहीं ह्रासमान। ऐसे यहाँ शामिल करना चाहिए था वर्धमान और ह्रासमान, लेकिन जो किताब है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लें। ह्रासमान और वर्धमान है तो आपको शामिल करना पड़ेगा, और निरंतर है तो शामिल नहीं करना पड़ेगा। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम है नहीं। आज का लेक्चर ज़्यादा सिंपल है। अभी 10वां सवाल किया, अभी 11वां देख लो, अभी 12वां 13वां सिंपल है, फिर 14वां एक ए का न्यूनतम मान, वो तो एक लाजवाब सवाल है, आपको करना ही पड़ेगा। कर लो सब। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद यही करता हूँ आपसे बढ़िया तरीके से। कोई समस्या हो तो बोलो। आपको पैटर्न फॉलो करना, आप पैटर्न के हिसाब से चलते जाएंगे तो उत्तर माला में कोई प्रकार की दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशंस देखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 से π/2 में निरंतर ह्रासमान है। कोई एबीसीडी का सवाल नहीं है। पहली बात तो बच्चे ज्यादातर क्या कर लेते हैं, इसको एबीसीडी वाला समझ लेते हैं। कोई एबीसीडी का सवाल नहीं है। आपके सामने 12वीं के अंदर टोटल 4 सवाल है।
चारों को अलग अलग सॉल्यूशंस करो। x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/2 में कर रहा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में कर रहा है। ये फलन, ये फलन, ये फलन और ये फलन कौन कौन से ह्रासमान है, कौन कौन से वर्धमान है, आपको बताना है। आपका उत्तर है ह्रासमान। अब कौन से ह्रासमान है, कौन से वर्धमान है, आपको चेक करने से ही पता लगेगा सर। तो पहली बात, हम पहले सवाल को बात कर लेते हैं। तो आंसर लिखते हैं f(x) बराबर, सबको एक एक को अलग सोल्व करेंगे, साथ में कचरा नहीं करना। तो आपके पास पहला फलन है f(x) बराबर cos x। जो भी फलन हो, त्रिकोणमितीय फलन में आपको एक बात बताएगी, f'(x) निकालो इसका, f'(x) आ जाएगा माइनस का साइन x। उम्मीद है ये बात आपको पल्ले पड़ जानी चाहिए। और इन त्रिकोणमितीय फलनों के लिए आपको चतुर्थांश बनाना पड़ेगा, और चतुर्थांश में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बना रहा हूँ, छोटे छोटे आपको समझाने के हिसाब से बना देता हूँ। तो इधर तो 0 होता है, और 0 के बाद इधर 2π होता है। ठीक है, इधर π/2 होता है, इधर π होता है, इधर 3π/2 होता है। बात अगर करूं, मुझे तो f'(x) का चिन्ह पता है, तो अगर मैं बात करूं sin x, तो sin x पहले चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है, और चौथे में क्या होता है, माइनस होता है। इस बात से सारे एग्री हो? बिल्कुल सब। ये तो हो गया। अब आप बात ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार काम करता हूँ, इनको वापस बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, क्योंकि इनको साइड में बनाता हूँ ताकि ये हमारे हर सवाल चारों में काम आएगा, ताकि मैं एक बार भी बना तो फिर बार बार मुझे बार बार बनाना नहीं पड़े। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको अलग तरीके से, बढ़िया तरीके से, थोड़े से बड़े बना के क्या कर देता हूँ, कन्फर्म आपके लिए काम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास है, 2 फलन आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये बना दिया, एक दूसरा और बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 2 फलन के बारे में आपको जानकारी लेनी, ताकि दोनों मेरे को बार बार 2 बनाने पड़ेंगे हर बार, क्योंकि ये तो है 0 और यहाँ होता है 2π। एक तो 0 लेना है, एक 2π लेना है। यहाँ आपको है π/2 दे रखा, यहाँ आपको दे रखा π, और यहाँ दे रखा 3π/2। वैसे यहाँ 0 या 2π हो जाएगा, बिल्कुल सब, और यहाँ हो जाएगा π/2, और मैं यहाँ π लिख रहा हूँ, यहाँ 3π/2 लिख रहा हूँ। ठीक है, बीचों बीच यहाँ हो जाएगा O, और इधर भी बीचों बीच हो जाएगा O। उम्मीद है आपको ये तो बात पता है कि कौन सा किस में। पहली बात तो मुझे दोनों के लिए अलग अलग, मैंने इसके लिए यहाँ बनाए साइड में, आप नीचे बना लेना कहीं पर भी। पहली बात तो अगर आप माइनस नहीं सोचते हैं तो sin x, ठीक है, अगर आपको ये पता है कि sin x पहले चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है, चौथे में क्या होता है, माइनस। ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, ये बड़ा, ये बनाया है साहब आपने sin x की बातें लिखी। ये किसकी बातें लिखी? sin x। sin x ऐसा होता है, तो लेकिन आपको तो f'(x) कौन सा चाहिए? माइनस का sin x चाहिए। तो माइनस का sin x होते ही आपको उदाहरण के अंदर मैंने बता रखा है, अगर sin x प्लस प्लस माइनस माइनस है तो माइनस sin x उल्टा हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हो जाता है माइनस, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ हो जाता है प्लस। उम्मीद है ये बात तो आपको बता रखी भाई। sin x प्लस प्लस माइनस माइनस, तो को माइनस sin x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस। और अगर आप बात ध्यान से देखेंगे, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में, 0 से π/2 में f'(x), f'(x) 0 से π/2 में ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा है, 0 से क्या है? छोटा है। तो आप लिखेंगे अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सर, बात खत्म। ये पूछा गया था, इसका मतलब एक बात हमारे लिए यहाँ तो सही हो गई। उत्तर वाला नहीं, ऐसा नहीं 4 ऑप्शन में से एक टिक कर रहे हैं सर। ये तो आपके पास जो दिया गया था वो निरंतर ह्रासमान, मतलब कौन कौन से ह्रासमान है, कौन कौन से वर्धमान है। ऐसा भी फलन हो सकता है ना तो वर्धमान हो ना ह्रासमान हो। तो मेरे को ये लगता है कोई सिंपल सा काम है, f(x) बराबर cos x हुआ, तो f'(x) बराबर माइनस का sin x। ये चीजें कहाँ से लिखी? sin x जो होता है वो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश प्लस होता है माइनस, लेकिन माइनस का sin x उल्टा हो जाएगा। तो 0 से π/2 में, 0 से π/2 में f'(x) 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस आ रहा है। मुझे जितना पूछा उतना ही जवाब दे रहा है। ऐसे तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ वर्धमान है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें वर्धमान ह्रासमान पूछा ही नहीं गया, हमें केवल और केवल पूछा गया आप बताओ निरंतर ह्रासमान कहाँ पर। हम तो उसका उत्तर देने में इंटरेस्टेड। तो 0 से π/2 में f'(x) 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल फलन निरंतर ह्रासमान होगा। एक सिंपल सा सवाल जो आपके सामने तैयार है,
चारों के चारों सवालों को इसी प्रकार से ये चित्र बना के आपको करने। पहली बात तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, बिना कोई डाउट के। अगर कोई डाउट हो तो बोलो सर। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अतः इस अंतराल में मैं नहीं लिखा ना, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। तो ये तो आपके पास एक तो पहला सही है कि इसमें ह्रासमान हो रहा है। हम हर चीज़ लिख लेंगे ना। मिटा दो इसको, ठीक है सर। तो इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ देखो, मिटाने का तरीका समझना आप लोग, है ना, कि आप हर सवाल को करेंगे कैसे। एक बार मैं इसको तो प्लस ही रहने देता हूँ, चलो एक बार मिटा देता हूँ। और ये भी मिटाना पड़ेगा, क्यों अगले वाले में कुछ और ही फलन आएगा, भगवान जाने क्या आएगा। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए सर, इसका बी पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं? बी पार्ट। और बी पार्ट में एफ एक्स बराबर है कोस 2x। चलिए सर, एफ डैश एक्स निकाल दो इसका। जैसे ही हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कोस 2x का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन 2x, और इसका हो जाएगा 2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स बराबर माइनस का 2 पहले लिख दूँ और फिर लिख दूँ साइन 2x। उम्मीद है यहाँ तक प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ आप जल्दबाजी में ये मत कर देना कि साइन 2x का ये लिख दिया। पहली बात तो साहब ये बताना आप लोग कि अगर मैं बात करूँ साइन 2x, तो अगर यहाँ मैं लिख दूँ साइन 2x, क्या लिख दूँ? साइन 2x लिख दूँ। और यहाँ 2 को छोड़ो आप, तो माइनस का साइन 2x लिखो। और यहाँ लिख दूँ मैं माइनस का साइन 2x। जल्दबाजी कभी नहीं करनी है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आपको इस सवाल से ये बात समझनी है साहब कि इसमें जो x बिलोंग कर रहा था ना, वो 0 से π/2 कर रहा था। लेकिन यहाँ x बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है 2x। तो 2x किसको बिलोंग करेगा? देखो, हमें x नहीं है यहाँ, थीटा इस बार कितना हो गया? 2x हो गया साहब। थीटा क्या हो गया? 2x। तो 2x बिलोंग करेगा 0 से लेकर पाई तक। अरे भाई, 2 को π/2 से गुणा करवाओगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई तो बचा। तो अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 को, तो 2x बिलोंग करेगा 0 से पाई तक। ठीक है, ये तो काम हो गया। साइन है तो यहाँ तो प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो उल्टा माइनस होते ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस। तो ये काम तो सिंपल है। ठीक है, अब आप बात बताइए मेरे को, आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे चूंकि 0 से पाई में, ठीक है, 0 से पाई समझना कहां पर है। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई में ह्रासमान है क्या? देखो थोड़ा सा ध्यान से एक एक चीज को समझ लो। डाउट नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। अगर डाउट हो रहा है तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। बोलो साहब, अरे बोलो साहब, बोलो। अरे कोई दिक्कत है क्या? बोलो साहब। 0 से पाई में आप लिखेंगे चूंकि 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से पाई में, कहां पे बात कर रहा हूं? 2x की बात कर रहा हूं ना। 2x 0 से पाई में, कहां पे? 0 से पाई में। एक मिनट भाई, कहीं मिस्टेक है शायद। 0 से पाई यहां बात कर रहा है, यहां तक 0 से पाई में यहां तक, इसकी बात करने की। ये थोड़ी देखना वो माइनस का 2 साइन वाला देखना, ये वाली बात। ठीक है, वरना एक काम तो हो सकता था। यहाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है मेरे से? कहीं गड़बड़ तो हो रही हो तो बताओ मेरे को। यहाँ से यहाँ तक चलिए, 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से क्या है? छोटा है। अरे है ना, 2x वाला माइनस वाले में देखना, माइनस वाले में माइनस है फलन, इसमें 0 से पाई में फलन माइनस ही पूरा ही देख लो। ठीक है, अतः हमें 2x से मतलब थोड़ी, हमें तो x से मतलब। अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा। अरे ये है ना, देख लो 0 से π/2 में माइनस ही है। ठीक है, अर्थात इस अंतराल में, अर्थात इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये भी ह्रासमान है।
ठीक है, जो जो हरासमान हो रहे हैं बंद करते जा रहा हूँ ब्रैकेट। ये लो सर, जितना आपको मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल है नहीं साहब। आप ये कभी नहीं कह सकते कि साहब ये गड़बड़ है। तो आप ये तो मैंने आपको बातें बता रखी, आपको याद हो तो बिल्कुल बता रखी। cos 3x वाला करवाया मैंने। cos 2x है तो cos 2x का अवकलन माइनस का sin 2x, 2x का 2, तो माइनस का 2 sin 2x। पहली बात, इस माइनस 2 से हमें 2 से कोई मतलब माइनस है। sin 2x ये रहा, ये ग्राफ बनेगा इसका, ये वाला ये। लेकिन माइनस का sin 2x का चिन्ह उल्टा है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। इसका मतलब हमें पता है कि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, तो 2x बिलोंग करेगा 0 से पाई। अरे बिल्कुल करेगा। 0 को 2 से गुणा किया 0, और π/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, पाई आ गया। तो आप ये सोचिए कि ये जो 2x है, वो जो 2x है आपके ये वाला थीटा 2x, वो 0 से पाई में माइनस ही थे। तो 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई में f डैश x 0 से छोटा है, अतः x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ये 2 नीचे आ गया यहाँ, π/2 में f डैश x 0 से छोटा है, और वो देख लो 0। आप इसको मत देखना, ये प्लस का sin 2x है, हमें माइनस का sin 2x चाहिए, माइनस का sin 2x। आप इसमें देखिए यहाँ पर आपका मेन फलन ये नहीं होकर ये तो आपको समझाने के लिए कि प्लस को मैंने माइनस क्यों लिखा। मेन फंक्शन ये है माइनस का sin 2x, और 0 से π/2 में f डैश x 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल फलन निरंतर हरासमान होगा। बात खत्म। काम करना पड़ेगा, समझने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी आपको कि काम करना कैसे है। ऐसा नहीं हो सकता। ये cos 3x वाले अभी ऐसे आएगा सेम टू सेम, आप देखना। आनंद ही हो रहा है उसका तो अलग ही, उसका एक अलग ही आनंद है भाई साहब, वही तो बात है। और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से π/2 में माइनस, π/2 से पाई में माइनस, तो वो बात तो कह रहा है। वो 0 से पाई में वैसे भी f डैश x 0 से छोटा है, लेकिन यहाँ ले लिया तो गड़बड़ कर दी। 0 से पाई में प्लस आ रहा है, हम कह रहे हैं वहाँ छोटा है। बोलो सर। तो यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं इसका तीसरा पार्ट आपको करवाता हूँ, क्योंकि तीसरा पार्ट इसका लाजवाब है। ये आपने कर लिया होगा, कोई समस्या वाला काम है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी ज़्यादा है नहीं। cos 3x आएगा, अभी मैं बता दूंगा क्यों आएगा अभी, ठीक है। पहले मैं इसका fx लिखता हूँ आपके सामने, सी पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। सी पार्ट में fx जो है वो है आपके पास cos 3x, ये आपके पास है। यहां से f डैश x बराबर कोस का अवकलन माइनस का sin 3x और 3 का वापिस 3, तो इसको f डैश x में जब लिखेंगे तो माइनस का 3 sin 3x ये आ जाएगा, ठीक है। और आपको sin 3x का बनाना पड़ेगा, तो 3x का ये बन गया sin 3x, तो माइनस का sin 3x का ये बन जाएगा। लेकिन जो मेन काम है वो आपको यहां समझना कि साहब यहाँ जो x बिलोंग कर रहा है ना, वो तो कर रहा है 0 से π/2 में, लेकिन आपके पास x नहीं है, थीटा है आपका 3x, तो आप लिखेंगे सर 3x जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 3π/2 में करेगा। क्या एग्री हो सारे इस बात से? अरे भाई बिल्कुल है ना, x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, ये बात दी है। लेकिन हमें थीटा चाहिए 3x, तो 3x बिलोंग करेगा 0 का 3 गुणा 0 और π/2 का 3 गुणा 3π/2। ये आपको समझना है। इसके बाद तो आपको लैंग्वेज समझनी, और हम थीटा ये पढ़ रहे हैं, इसमें मतलब ही नहीं वैसे। अब ध्यान दे सर, अब एक बात बताना मेरे को, आप लिखेंगे क्या? आप ये लिखेंगे चूंकि। अब 3x देखना ध्यान से, आप यहां मजा देखना पूरा। आप 3x वाला देखना, 0 से π/2 में f डैश x 0 से छोटा है, और π/2 से पाई में भी f डैश x 0 से छोटा है, लेकिन पाई से 3π/2 में f डैश x 0 से बड़ा है। इसका मतलब यहां से यहां तक तो हो गया वर्धमान, सॉरी हरासमान, और यहां से यहां तक हो गया हरासमान। तो इसका मतलब फलन न तो वर्धमान होगा न हरासमान होगा। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी साहब, वरना आप नहीं समझ सकते कि आपने एक्चुअल में कौन सी चीजें गवा दी। क्योंकि यहां ये समझना है कि x बिलोंग कर रहा था 0 से π/2, तो 3x बिलोंग करेगा 0 से 3π/2, इसका 3 गुणा 0 का 3 गुणा 0 और इसका 3 गुणा 3π/2। ये अगर आपने किया है तो इसके बाद आपको ये ग्राफ नहीं, आपको इस ग्राफ से मतलब है, क्योंकि चिन्ह माइनस का है तो माइनस वाला बनाना पड़ेगा। तो यहां 0 से पाई में फलन क्या हो रहा है? अरे वर्धमान हो रहा है, सॉरी हरासमान हो रहा है, और पाई से 3π/2 में वर्धमान। तो एक सेम अंतराल, हमें कहां से कहां तक अंतराल लेना, मैं चिन्ह बना रहा हूं देखो, 0 से 3π/2, यही तो लेना 0 से 3π/2, और 0 से 3π/2 में फलन एक दो बार तो हो रहा है हरासमान, एक बार हो रहा है वर्धमान। तो आप लिखेंगे चूंकि
0 से 3π/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा तथा एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अतः 0 से π/2 में फलन ने तो वर्धमान है और ने ही ह्रासमान है। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी साहब कि आपको ये बात समझ में नहीं आई। एकदम सिंपल सा काम लिखा जो आपके एकदम जेन में बैठ जाना चाहिए। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है कि इतना बार आपने। आप ये देख लो कि 0 से 3π/2 में माइनस के चिन्ह भी आ रहे हैं, प्लस के चिन्ह भी आ रहे हैं, और एक एक में दो दो चिन्ह कभी नहीं आ सकते। आप हमेशा इस बात को हमेशा ध्यान रखें। एक में कभी दो दो चिन्ह आ ही नहीं सकते साहब, एक में कभी दो दो चिन्ह नहीं आ सकते। पहले वाले माइनस ही है, इसमें देख लो प्लस है। तो 0 से 3π/2 में माइनस भी आ रहा है, प्लस भी। इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा भी हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 से छोटा हो रहा है। इसका मतलब फलन निरंतर वर्धमान भी हो रहा है, निरंतर ह्रासमान भी हो रहा है। तो इसका मतलब एक इंटरवल में दो दो चीजें कभी नहीं चल सकती। तो आपको लिखना पड़ेगा 0 से π/2 में फलन न तो वर्धमान है और नहीं ह्रासमान। 0 से π/2 नहीं, एक्चुअली 0 से 3π/2 हो गया, क्योंकि 3x की वजह से ये 3 गुना फलन बढ़ गया। जो इंटरवल आपका 0 से π/2 जा रहा था वो इंटरवल आपका 0 से 3π/2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपको 3 गुना उसका करना पड़ेगा। तो उम्मीद है ये आपके लिए क्या होगा, इसमें आपके लिए बोला गया ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है, तो इसमें आपको नहीं लेना। और tan x बड़ा सिंपल है, क्योंकि tan x का अवकलन समाकलन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है, उसमें एक ही चित्र बनाने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया, C लिखा गया इसका, वो आपके समझ में आ जाना चाहिए। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह लो, और कोई ज़्यादा समस्या वाला काम नहीं तो वर्धमान है और नहीं ह्रासमान है। मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। और एक पार्ट और बचा हुआ है, वो लिखता हूँ, और उस पार्ट में मुझे केवल और केवल एक चित्र की जरूरत रहेगी, क्योंकि tan x का जो समाकलन होता अवकलन होता है ना, समाकलन नाम आ रहा है क्योंकि बच्चे यही कह रहे हैं सर समाकलन शुरू करो, समाकलन शुरू करो, समाकलन शुरू करो। तो भाई साहब आ रहा समाकलन, अब आपके सामने जल्दी हाजिर होने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने जो डी पार्ट है ना, डी और डी पार्ट जो है वो है, एक मिनट में, जो डी पार्ट है आपके सामने, डी पार्ट में आपके सामने एफ एक्स बराबर लिखा गया, एफ एक्स बराबर है आपके सामने tan x। तो इसका जो एफ डैश एक्स आएगा वो आएगा sec स्क्वायर एक्स। और वैसे भी घात 2 है तो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, धनात्मक ही होगा। और वैसे आपको अगर लगेगा ये तो वर्धमान है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपके पास में आ गया sec स्क्वायर एक्स। तो आप लिख सकते हैं चूंकि, देखो sec स्क्वायर एक्स 0 से π/2 में पहले में धनात्मक ही होता है। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अरे वो तो वैसे दिखाई दे रहा, माइनस आई नहीं, दूसरा चित्र बनाने की जरूरत है, जो नॉर्मल चित्र होता है। और पहला चतुर्थांश में सारी की सारी वैल्यू प्लस ही होती है। और sec स्क्वायर एक्स तो वैसे भी घात 2 है, तो स्क्वायर होते वैसे भी धनात्मक हो, कभी ऋणात्मक आएगा ही नहीं। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। उम्मीद है आपको ये सवाल बहुत इजी लगा होगा। मेरे को तो अगर आपको ये बोला जाए ना, बहुत सिंपल सवाल लगा ये। तो कोई ये कहते सर 3x सर क्यों किया, वो तो आपको बता रखा है मैंने कंसेप्ट, उदाहरण वगैरह जिस बच्चे ने देख रखे हैं वो इनमें बिल्कुल भी इसके साथ होगी नहीं, उसको एकदम सिंपल वे में उसको लगेगा सर ये तो आता है हमें। ठीक है, और यहाँ tan x था, tan x का समाकलन क्या होता है, sec अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, बार बार समाकलन ना हमारा। तो sec स्क्वायर x sec x है, और sec x वैसे भी पहले चतुर्थांश में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा है इस अंतराल में फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये आपका वर्धमान नहीं है, ये तो आपका क्या हो गया, वर्धमान है भाई, है ना, निरंतर क्या हो गया, वर्धमान। तो इस सवाल के अंदर हमने जो सीखा है ना, वो बहुत शानदार चीजें सीखी है कि 2 फलन निरंतर ह्रासमान थे, एक फलन न तो वर्धमान है ह्रासमान, और एक फलन क्या था, निरंतर वर्धमान। तो शानदार सी चीजें आपके सामने। 13वें सवाल के अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन से काम करना पड़ेगा। पहले पूरे सवाल को सोल्व करेंगे, फिर उसमें से एक उत्तर चूज करना। हाँ, 13वें में 4 ऑप्शन है, 4 में से एक उत्तर उसका सही है, या तो A, B, C और D, कोई ना कोई उत्तर आपके सामने सही होगा।
तो उम्मीद है प्रत्येक लालू लाली को क्वेश्चन नंबर 12 के चारों पार्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे और बिना कोई दिक्कत के आपको डायग्राम दो दो बना के बता दी। यहाँ एक ही काम आएगा क्योंकि यहाँ एक की जरूरत है, सेक स्क्वायर एक्स है और सेक एक्स पहला चतुर्थांश 0 से π/2 में धनात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिखा ही गलत है, देखो है ना, सेक एक्स कहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, सेक एक्स यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। देखो ये गलती लिखने में गलती कर रहा था मैं भी, प्लस माइनस माइनस प्लस दोनों में प्लस होता है, 0 से π/2 में वैसे भी प्लस है और एक्स सेक स्क्वायर एक्स है तो वैसे भी आपका क्या आएगा धनात्मक, क्योंकि सेक एक्स का होल स्क्वायर है। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, सेक एक्स का होल स्क्वायर। तो बढ़िया तरीके से सॉल्यूशंस कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ 13वां फिर 14वां, क्योंकि हमें 14 तक सवाल आज करने, 2 सवाल और बचे हैं आपके सामने, उनको करते हैं बढ़िया तरीके से और आज की क्लास को क्या करते हैं खत्म। देखो आप एक बार इसको, अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स की घात 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। पहले तो आप लिखिए इसका एफ एक्स, तो साहब आपके सामने जो एफ एक्स लिखा गया वो लिखा गया है एक्स की घात 100 प्लस का लिखा गया है साइन एक्स और प्लस का माइनस का क्या लिखा गया है एक ही काम करना। पहले तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालोगे तो 100 आगे आएगा और एक घात कम हो जाएगी, एक्स की घात 99 प्लस साइन एक्स का उकलन हो गया कोस एक्स और माइनस 1 का वैसे भी 0 है तो इसको यहीं तक ब्रैकेट बंद करना है। अब पहली बात तो ये तो घात वैसे भी पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ आप कोई ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जो ये आ जाए, तो हम कोस एक्स के लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। पहले कोस एक्स के लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ध्यान देना साहब आप इधर, ठीक है। तो कोस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो कोस एक्स मतलब कौन से चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है वो लिखते हैं। 0 से 2π, इधर लिखना है π/2, इधर लिखना है पाई और इधर लिखना है 3π/2 और यहाँ हो रहा है केंद्र O। सबको पता है कि जो ये कोस एक्स होता है ना, मैं ये ग्राफ जो बना रहा हूँ वो कोस एक्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दो फलनों का संयुक्त रूप आ गया। तो कोस एक्स इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। ये बातें शायद प्रत्येक विद्यार्थी को पता होनी चाहिए। अब आपको एक बात बताता हूँ। पहली बात करते हैं, आप ये सोचिए कि आपने 0 से लेकर 1 तक कोई मान रखा, 0 से लेकर 1 तक कोई भी मान आपने रखा, रैंडम कोई भी मान आपने अपनी मर्जी से कोई भी मान, तो क्या ये धनात्मक मान देगा? आपको निरंतर ह्रासमान करना है, ध्यान रखना, ये सिद्ध करना कौन से में से होगा वो, ठीक है। तो आपने यहां से कोई मान रखा, 0 रखा, ठीक है। तो 0 रखने पर ये तो 0 बन गया, क्योंकि 0 घात कितनी हो और ये 0 मतलब π/2, π/2 का मतलब पहला चतुर्थांश में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तो आपके पास ह्रासमान की कोई कंडीशंस बन नहीं रही। एक बार आप देखो यहाँ पे कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब देखो ध्यान देना है ना, पहले तो आपको कौन सा उत्तर लेना, पहले ए वाला चेक करते हैं। आप लिखेंगे चूंकि 0 से 1 में 100x की घात, या आप 100x की घात क्यों लिख रहे हो, वरना आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, सीधा ही लिखो ना, ठीक है। आप लिखोगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से 1 में f डैश x 0 से बड़ा है। 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी मान रख दोगे ना, वो हमेशा। एक बात बताओ, आपने कुछ भी मान या 0 और 1 के बीच में रखा, आपने रख दिया 0.5 की घात 99, 100 से गुण बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। और कोस में आपने कुछ वैल्यू और रख दिया आपने 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0 से लेकर आपने π/6 रख दिया, 1/√2 रख दिया, तो ओवरऑल ये धनात्मक मान ही देगा पूरा, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा है तो आप लिख देंगे अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि यहां तो धनात्मक मान है तो निरंतर क्या होगा, वर्धमान। आप समझने का प्रयास कर लें, 0 और 1 के बीच में
ये तो एक बात बताओ, अगर कोस सपोज नेगेटिव हो भी गया तो कोस कितना होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। कोस की सीमा कहां से कहां तक होती है, कोस थीटा आप -1 से लेकर 1 तक होती है। कोस मैं कह रहा हूं कुछ भी हो जाए, लेकिन ये मान तो बहुत बड़ा है ना, x की घात 99 बहुत हो जाता है। अगर आपने 0.5 भी यहाँ रख दिया ना तो वैल्यू बहुत बड़ी, 100 से और गुणा करना, हजारों में वैल्यू आएगी, 1000 में से कुछ -1 माइनस कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया, वैल्यू तो प्लस में आई ना। इसका मतलब ये तो प्लस है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता इसके अंदर आपको, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आप समझ रहे हैं, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू π/2 से पाई में f डैश x, अब क्या है क्या नहीं है वो मैं बाद में डिसाइड करता हूं, अभी आपके सामने लिख दूंगा। पहली बात, π/2 से लेकर पाई तक, आप एक बात बताइए π/2 कहाँ है, π/2 से लेकर π/2 तक इस जो कैटेगरी, ये वाली कैटेगरी है ना, इसमें चलिए साहब आप ये मान सकते हो cos x 0 से छोटा होता है। इस कैटेगरी में π/2 से पाई में, अरे π/2 से पाई में cos x नेगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है। चलिए सर आपने यहां नेगेटिव रख दिया, अब π/2 से पाई में आपने यहां x की घात 99 कर दिया है ना, π/2 से लेकर पाई में x की घात 99 कर दिया। अब बता बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, बहुत कोस कितना सा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ध्यान रखना, लाखों में वैल्यू x की जगह अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यू रख दी तो ये बहुत बड़ा मान दे देगा, ध्यान रखना। और अगर आपने इसमें से छोटा सा मान घटा भी दिया, कोस का कितना मान होता है, -1 से लेकर 1 तक, कोस की सीमा कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक, इसकी औकात इतनी है -1 से लेकर 1 तक, तो फिर आगे जाएगा कहां से। और इस इतनी बड़ी वैल्यू में से, इस इतनी बड़ी वैल्यू भाई, इसके बीच में π/2 से पाई, आप ये सोचिए 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई मान ऐसा आता है, अगर आप इसको रेडियन में चेंज करके डिग्री में लिखोगे तो x बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। और बहुत बड़े में से ये छोटा माइनस भी कर दिया तो भी देख x आपका 0 से बड़ा ही रहेगा, छोटा आ ही नहीं सकता इसमें। इसका मतलब अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। मैं पहले कह रहा हूं cos x बिल्कुल 0 से छोटा है, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 0 से बहुत बड़ा मान है, बहुत बड़ा मान, और बहुत बड़े में से एक छोटा सा मान आपने घटा भी दिया। π/2 से लेकर पाई के बीच में अगर आपने कोई मान रख दिया, आपने π/2 भी रख दिया, π/2 0 होता है, या पाई रख दिया आपने 1 होता है, तो भी आप ये सोचिए कि बहुत बड़ी वैल्यू में से एक छोटी सी वैल्यू आप माइनस करोगे तो ओवरऑल तो धनात्मक उत्तर ही देगा। इसका मतलब इसका ये ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका चेक करते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में वही बात आपको लिखनी है, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में, यहां तो 100% है कि f डैश x 0 से बड़ा ही है, पक्की बात है, यहां तो माइनस का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कैटेगरी में जो cos x होता है ना, वो तो 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है। अरे 0 से π/2, 0 से π/2 में धनात्मक उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये धनात्मक है तो ये अपने आप ही धनात्मक, क्योंकि घातें इतनी बड़ी दे रखी। तो आप लिखेंगे अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी इसका राइट आंसर है। इसका डी उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा अंतराल नहीं है जिसके अंदर ये फलन आपका क्या हो जाए, ह्रासमान हो जाए। पहली बात, पहला तो वैसे 0 से 1 में, 0 से 1 में वैसे भी ये अगर वैल्यू माइनस में भी आ गई, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, प्लस में माइनस में कुछ भी करो बड़ा ही आएगा। अब π/2 से पाई में, π/2 से पाई में cos x माइनस है, लेकिन ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये बहुत बड़ी वैल्यू। इसका मतलब इसमें से अगर छोटी सी वैल्यू -1 घटा भी दी, 1 भी घटा दिया, तो ये तो वैसे भी धनात्मक गिरा, f डैश x वर्धमान हो गया। और 0 से π/2 में वैसे भी cos x धनात्मक है, तो ये तो वैसे भी धनात्मक है पूरी वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू अगर धनात्मक है तो पूरा निरंतर वर्धमान हो गया। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में वर्धमान है, तो चौथे ऑप्शन में से किसी में ह्रासमान है ही नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। आपको पहली बार ताज्जुब ये होगा कि इसका उत्तर इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, वरना आप तो यही सोच रहे थे इनमें से कोई एक हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना सब,
ये वैल्यू हमेशा, ये वैल्यू धनात्मक है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। आपने अगर x की वैल्यू कुछ रखी 0 से 1 के बीच में तो 99 में 100 से गुणा करोगे, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ जानी चाहिए। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो ग्राफ बनाया cos x के लिए बनाया गया, बाकी cos x आपके सामने डिफाइंड। हाँ ये नेगेटिव हो रहा है बट ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए ये हल्की सी वैल्यू माइनस कर भी दी तो भी ओवरऑल ये धनात्मक ही उत्तर देगा। कर लो साहब, ये क्वेश्चन नंबर 13। एक सवाल और बचा आज की क्लास का। थोड़े से अटपटे से क्वेश्चंस आए आपको ऐसे परेशान करने वाले कि आपको ज़्यादा सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ेगा, वो बड़े सवाल। कर लो साहब, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशंस कर लो बढ़िया तरीके से, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। अब ज़्यादा सिंपल से क्वेश्चन आगे। अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 14 करवाता हूँ। इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 2 नंबर का आने के पूरे चांसेस है। तो बढ़िया तरीके से ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। एग्जाम में आने लायक ही सवाल है ये। बोला गया है a का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में fx बराबर x² प्लस ax प्लस a से प्रदत्त फलन वर्तमान है। इसके बीच में जो भी अंतराल आएगा उसके लिए वर्तमान है, इसका मतलब f डैश x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 शामिल करना है ना वर्तमान में, और न्यूनतम मान बताना। ऐसे तो a के खूब सारे मान हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटा मान आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है लेकिन बेसिक सा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इसके एपेक्स की, तो अपने पास एपेक्स में जो दे रखा है वो है x² प्लस का ax प्लस a। सबसे पहला काम होता है f डैश x, x² का उकलन हो गया 2x, a की जगह x का उकलन a और अचर का 0। ठीक है, तो यहाँ से f डैश x बराबर 2x प्लस a आ जाएगा। इसको हम देंगे समीकरण संख्या 1। उम्मीद है यहां तक बहुत बेसिक चीज जो लिखी है आपके अवकलन करने के लिए। अब आप लिखेंगे क्या, चूंकि दिया गया है, आपको प्रश्न में क्या है दिया गया, चूंकि दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 1,2 में फलन वर्धमान है। ये बात आपको क्या है दे रखी, दे रखा है ना, 1,2 में फलन वर्धमान है। अर्थात अगर फलन वर्धमान है तो 100% कन्फर्म बात है कि f डैश x 0 या 0 से बड़ा होगा। क्या यहां तक प्रत्येक लाल और लाली को बात समझ में आ गई? बोलो सब। अगर फलन वर्धमान है तो f डैश x 0 या 0 से निरंतर होता तो f डैश x 0 से बड़ा होता। हाँ काफ़ी किताबों में लिख रखा होगा निरंतर वगैरह, यहाँ छोटा ब्रैकेट, लेकिन ये सवाल एकदम सही, इंग्लिश मीडियम किताब में ये लिखा गया। ठीक है, इसका मतलब f डैश x की वैल्यू आपके पास है, f डैश x की वैल्यू होगी आपके पास 2x प्लस a। f डैश x की वैल्यू ये रही ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने कहाँ से लिखा? ये आपने f डैश x की वैल्यू लिखी है समीकरण 1 से। छोटी छोटी बातें जब आप लिखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैं यहाँ से 100% ऐसा तो कह सकता हूँ, a जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 2x इधर गया माइनस का 2x, ये आपके पास a है। लेकिन a की मैथमेटिकली वैल्यू चाहिए। अब एक बात बताओ, मुझे चाहिए न्यूनतम मान। मुझे a का न्यूनतम मान तभी मिल सकता है जब मैं x का भी क्या लूँगा, न्यूनतम मान लूँगा। ऑब्वियसली बात है, ये तो सीधी सिंपल सी है। मुझे इस a का न्यूनतम मान चाहिए, यहाँ कोई बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। मुझे a का न्यूनतम मान चाहिए। मैं a का न्यूनतम मान तभी ले सकता हूँ, a का न्यूनतम मान तभी ले सकता हूँ जब मुझे x का न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। और x का न्यूनतम मान मेरे हिसाब से 1 है, क्योंकि 1 न्यूनतम है अधिकतम, क्योंकि x की सीमा बांधी गई 1 से लेकर 2 तक, तो x का न्यूनतम मान 1 बार अधिकतम मान कौन हुआ 2, तो इसके बीच का ही मान होगा। तो आप लिखेंगे क्योंकि x का न्यूनतम मान, क्योंकि x का न्यूनतम मान 1 है, इसलिए x का न्यूनतम मान 1 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि a ग्रेटर देन इक्वल टू -2 गुणा x की जगह कितना रखूंगा a, क्योंकि मुझे a का न्यूनतम मान चाहिए तो मुझे x का भी न्यूनतम मान लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ a जो आएगा वो -2 या 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा।
जो ए आएगा ना वो -2 या 2 से बड़ा आएगा। तो एक बात बताइए, अगर आप इसको नंबर लाइन पे सपोज डेट रखते हैं ऐसे, ये आपकी नंबर लाइन और ये आपका -2 है यहाँ पे, ठीक है, और -2 से बड़ा बड़ा मान है, इसका मतलब नंबर इधर की ओर संख्याएं जा रही, तो इसका -2 से बड़ा बड़ा मान -3, -4, -5, -6, सॉरी -2 से बड़ा बड़ा मान, सॉरी -1, 0, 1, मतलब उधर की तरफ जा रहे हैं भाई। -2 से तो -3 छोटा हो गया, सॉरी। न्यूनतम मान का मतलब होता है सबसे छोटा कौन है उससे बड़ा बड़ा आपको लेना है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 2 शामिल करना है, बिल्कुल शामिल करना है। तो आप लिखेंगे अतः ए का न्यूनतम मान -2 होगा। ठीक है, मैं यहाँ से ये तो मिटा देता हूँ, अपने काम का नहीं है तो। और ये वैसे पता लग ही रहा है यहाँ पे ए की जो वैल्यू -2 या 2 से बड़ी है, तो -2 या 2 से बड़ी है तो मतलब सबसे पहले मान कौन आएगा, -2 आएगा। और -2 से बड़ा बड़ा कितने हो सकता है, और न्यूनतम का मतलब होता है सबसे छोटा। इस बात को ध्यान रखना सर। पहली बात है सीधी सिंपल सी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर f' निकाला और दिया गया है कि x बिलोंग्स टू 1,2 में फलन वर्तमान है, और अगर वर्तमान है तो f' 0 या 0 से बड़ा होगा। f' की वैल्यू समीकरण 1 से लिख दी, तो a की वैल्यू प्लस का उधर गया माइनस का। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक है, 1 भी शामिल है 2 भी शामिल है। अरे क्लोज ब्रैकेट है ना, शामिल करना है, ओपन मत कर देना। क्लोज मतलब शामिल करना, ठीक है। 1 से 2 तक है। अब 1 से 2 में या तो 1 लेना या 2, तो x का न्यूनतम मान लूंगा तभी तो a का न्यूनतम मान आएगा, क्योंकि कैटेगरी तो सेम होगी ना। तो मैंने x का न्यूनतम मान लिया, क्योंकि x का न्यूनतम मान 1 है। x का न्यूनतम मान 1 है, अधिकतम 2 है, तो x का न्यूनतम मान लिया 1, तो -2 गुणा 1 -2, तो a का मान आ गया -2 या -2 से बड़ा। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई है, -2 से, और -2 से बड़ा मतलब -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। मतलब -2 से लेकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ढंग से देखेंगे ना, ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, तो जो a बिलोंग कर रहा है वो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक कर रहा है, और -2 को भी शामिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया, -2 ही तो आया। इसका मतलब a बराबर क्या रखना पड़ेगा, मुझे -2 रखना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, -2 रखनी पड़ेगी। तो a का न्यूनतम मान कितना हो गया, -2 हो गया। a का न्यूनतम मान कितना हो गया, -2। -2 या -2 से बड़ी वैल्यू है तो -2 ही होगी इसकी न्यूनतम वैल्यू। बहुत शानदार क्वेश्चन है, एकदम ढंग तरीके से आपको करवा दिया गया है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हाँ, अगर फलन में यहाँ आपके ये आ रखा है और यहाँ निरंतर वर्तमान लिखा है तो ये आ जाएगा, ये चिन्ह नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, रखना ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और जब ये नहीं आएगा तो भी x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो न्यूनतम लेने में काफ़ी टीचर्स -2 ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर 2 रखते तो -4 आ जाता। आप यहाँ अगर 2 रखते हो ना, x की वैल्यू 2 भी थे, आप 2 रखते हो तो -2 गुणा 2 -4। अब आपको सर -2 और -4 में -4 छोटा हो गया ना, -2 थोड़ी, सीधी सिंपल सी बात है, -4 छोटा है, लेकिन नहीं, x की न्यूनतम वैल्यू होगी तभी a की न्यूनतम वैल्यू, ये तो x की अधिकतम वैल्यू होगी ना, इसलिए a की न्यूनतम वैल्यू नहीं आ सकती। a की न्यूनतम वैल्यू चाहिए क्योंकि a इसमें ही डिनोट कर रहा है, तो a की न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो आपको x की न्यूनतम वैल्यू लेनी पड़ेगी तभी आएगा। अब 2 लेके -4 मत लेना, खूब टीचरों ने लिया फिर एक उत्तर बोला, ऐसा नहीं, -4 उत्तर नहीं हो सकता, -4 न्यूनतम मान इसका नहीं, -2 ही है, क्योंकि x की न्यूनतम वैल्यू 1 रखनी ही पड़ेगी आपको, जो मैंने लिखता है। मैंने एक क्लियर कट बातें लिखी है, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं। ये है आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस, और इसी क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आज बढ़िया तरीके से कर लिया 6 सवाल, और अब 15 से लेकर बचे हुए हैं आपके 19 तक। सॉरी, तो मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बढ़िया तरीके से करो, बढ़िया तरीके से सोचो, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करना, डाउट कोई नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि 6.3 में कुछ सवाल बड़े हैं 16-17 के बाद में, बट उसमें कन्फ्यूजन का नहीं है, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम ही है। हाँ, मेथड 2 होते हैं, एक प्रथम कोटि अवकलज का होता है, एक द्वितीय कोटि अवकलज का होता है। हम तो एक ही मेथड रखेंगे, वो है प्रथम कोटि का अवकलज। हम तो अपना प्रथम कोटि का रख लेंगे और उसमें निकाल लेंगे मान वगैरह, स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम, हमें कोई समस्या नहीं। बट ये जो सवाल है ना, इनमें इतनी किताबों में कन्फ्यूजन है बच्चों के, हमेशा ही डाउट रहते हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आई, हमारी भाषा नहीं बैठी, ये सवाल भी लोगों के बहुत है छोटा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट में रहता है। तो जो आपको करवाया गया आप इस हिसाब से कर ले, कोई गलत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना,
अगर यहाँ शामिल नहीं कर रखा या निरंतर नाम दे दें तो ये बराबर वाला चिन्ह हटा देना, तो भी ए का न्यूनतम मान -2 ही होगा, ध्यान रखना। इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। बाकी अगर ये शामिल है तो यहाँ वर्धमान है, क्योंकि शामिल तभी हो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लेना, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और कल की क्लास में 15 से लेकर 19 तक 6.2 का पूरा खत्म कर देंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।